लकड़ियाँ हैं। ये लड़ाई चलती रहेगी पर हम झुकने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेके तुम्हारी औकात बताएंगे। जिस पार्टी ने दावा किया था कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वहीं पर जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही पड़ा। पेट्रोल भरवाने वाला हर इंसान इथेनॉल को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर बीजेपी के कई नेता भी अपनी सरकार के फैसलों का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और आज वोटर सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि ये वही बीजेपी है जिस पर मैंने विश्वास करके मेरा इतना ज्यादा कीमती वोट इन्हें दिया था। पहली नजर में तो ये सब अलग अलग इंसिडेंट्स लगते हैं, एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एक पॉलिसी से, एक गवर्नेंस से और एक पॉलिटिक्स से। लेकिन अगर इन सबको एक ही लाइन में जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ी स्टोरी सामने आती है। एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ इलेक्शन की नहीं बल्कि भरोसे के धीरे धीरे टूटने की है, जहाँ सबसे बड़े सवाल ऑपोजिशन ने नहीं बल्कि बीजेपी के अपने सपोर्टर्स ने पूछना शुरू किए। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन से थोड़े पहले। देखिए, इस इलेक्शन से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है और बीजेपी के लिए सिर्फ एक इवेंट नहीं था बल्कि सालों की आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और वादों का एक बहुत बड़ा सिंबल था। फिर इलेक्शन आए, काउंटिंग शुरू हुई और जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि फैजाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके अंदर अयोध्या आता है, बीजेपी वहीं से हार गई। और ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं थी, अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपने दम पर सिंपल मेजोरिटी भी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ा शौक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं था, सबसे बड़ा शौक ये था कि पहली बार बीजेपी के खुद के लीडर अपनी पार्टी से सवाल पूछने लगे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया था जो बाहर से इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था? आज हम इसी बदलाव को टाइमलाइन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स हमेशा से एक क्लियर आइडेंटिटी के अराउंड बनी रही है। हिंदुत्व, कल्चर पॉलिटिक्स और एक ऐसा कोर सपोर्ट बेस जो पार्टी को सिर्फ वोट नहीं देता था बल्कि डिफेंड भी करता था। और अपर कास्ट हिंदू वोटर्स को लंबी पॉलिटिकल जर्नी में पार्टी का नेचुरल स्ट्रॉन्ग होल्ड माना गया है। लेकिन यहीं से पहला क्रैक दिखना शुरू हुआ, क्योंकि कुछ टाइम पहले यूजीसी एक नई गाइडलाइन लेकर आया जिस पर पेपर पर उनका आइडिया था कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, जो कि अपने आप में एक सही ऑब्जेक्टिव था। लेकिन प्रॉब्लम इंटेंशन में नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन में थी। और जिस हिसाब से रूल्स फ्रेम किए गए थे उस हिसाब से जनरल कैटेगरी के बहुत सारे लोगों को ये लगा कि सिस्टम अब उनके खिलाफ जा रहा है। और इसके बाद बीजेपी सपोर्टर्स का एक हिस्सा भी प्रोटेस्ट में आ गया। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं दी, जिसके बाद आखिरी में जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। और उसके पहले कास्ट सेंसस का मुद्दा था। बीजेपी और उसके टॉप लीडर्स का स्टैंड क्लियर था कि ऑपोजिशन की सोसाइटी ब्रेकिंग पॉलिटिक्स है। मोदी से लेकर अमित शाह तक सब इसे अटैक मोड में फ्रेम कर रहे थे। नैरेटिव सिंपल था, कास्ट सेंसस से कंट्री डिवाइड होगी और हिंदू समाज में दरार पड़ेगी। और बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले पार्टी ने खुद अनाउंस कर दिया कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। और यहीं से सपोर्टर्स को एक बड़ा सिग्नल चला गया कि पार्टी की नई डायरेक्शन और उनकी पुरानी मैसेजिंग दोनों एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। नीट हो या फिर सीबीएसई हो या फिर एथेनॉल, हर जगह से बस एक ही कंप्लेंट थी कि डिसीजन तो टॉप लेवल पर लिया जा रहा है लेकिन ग्राउंड पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नीट और सीबीएसई का कंट्रोवर्सीज ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भरोसा हिलाया। पेपर लीक, सिस्टम फेलियर्स, मार्किंग इश्यूज, ये सब सिर्फ एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं थे, ये उस कॉन्फिडेंस का इशू था जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सेंट्रल सिस्टम पर रखते हैं। और फिर आया एथेनॉल। यहाँ पर गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सिंपल था कि इससे ऑयल इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन घटेगा और फार्मर्स को यहाँ पर सीधा फायदा पहुँचेगा। यानी सुनने में तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन लग रही थी। लेकिन यहाँ पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। E20 फ्यूल डलवाने के बाद माइलेज का इशू, वेयर एंड टेयर का फियर और फ्यूल रिलेटेड कंप्लेंट्स बढ़ने लगे। मैकेनिक से लेकर कार ओनर तक सभी के पास सेम कंसर्न था कि पॉलिसी तो आ गई पर ट्रांसमिशन का प्लान कहाँ है। और यही पॉइंट बीजेपी के कोर वोटर्स को चुभती है, क्योंकि वो सिर्फ बीजेपी के आइडियोलॉजिकल सपोर्टर नहीं होते बल्कि वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। और फिर वो बड़ी मेहनत करने के बाद कार या बाइक लेते हैं। लेकिन बीजेपी के ऐसे फैसलों के बाद यदि उनकी गाड़ियों में दिक्कत आएगी तो उनकी बीजेपी से नाराजगी तो बढ़ेगी ही। लेकिन जब पॉलिसी कुछ और कह रही हो और उसका असर ग्राउंड पर नेगेटिव दिख रहा हो तो वोटर सिर्फ नाराज नहीं होता बल्कि उसको ऐसा लगने लगता है कि अब मेरी आवाज की कोई अहमियत नहीं बची है। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि साल 2024 के बाद एक ऐसी चीज थी
धीरे धीरे बदलने लगी थी, क्योंकि बीजेपी के जो ओपोनेंट थे वो तो उनसे सवाल पूछते ही थे, लेकिन अब साल 2024 के बाद जो बीजेपी के कोर सपोर्टर्स थे वो भी उनसे सवाल पूछने लगे थे। देखिए, पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी ने अपनी पहचान नेशनलिज्म, हिंदुत्व और कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में बनाई थी, और इसी वजह से लाखों सपोर्टर्स सिर्फ उन्हें वोट नहीं करते थे बल्कि क्रिटिसिज्म के सामने उनकी पार्टी को सपोर्ट भी करते थे। लेकिन साल 2024 के बाद कुछ सपोर्टर्स को लगने लगा कि बीजेपी की प्रायोरिटीज अब धीरे धीरे बदल रही हैं। अगर किसी सपोर्टर ने बीजेपी को हिंदुत्व, कल्चर इशू और उसकी पुरानी मैसेजिंग की वजह से सपोर्ट किया था, और अब बाद में उसे लगने लगा कि पार्टी नए पॉलिटिकल या सोशल ग्रुप को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रही है, तो उसके दिमाग में एक सवाल उठना जायज है, क्या पार्टी आज भी उन इश्यूज को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी देती है जितना वो 10 साल पहले देती थी? और धीरे धीरे ये सवाल सोशल मीडिया के ऊपर भी खुलकर उठने लगा, क्योंकि जो लोग पहले उनके खुलकर सपोर्ट करते थे आज वही लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। और इसका पूरा असर हमें साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर देखने को मिला, क्योंकि लगातार 2 बार अपने दम पर पूरी मेजोरिटी हासिल करने के बाद इस बार बीजेपी को सिर्फ 240 सीट ही मिली और खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई। और अब की बार बीजेपी को एनडीए के साथ गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी, जिसमें एनडीए के अंदर कई सारी पार्टी शामिल हैं, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी ने लगभग 16 सीट का कंट्रीब्यूशन दिया, जनता दल ने 12 सीट का, शिवसेना ने 60 सीट का और लोक जनता पार्टी ने लगभग 5 सीट का कंट्रीब्यूशन दिया। और यहाँ पर बीजेपी ने ये गठबंधन कोई पहली बार नहीं किया था, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर ये पहली बार हुआ था कि उनके साथी दलों की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई हो। लेकिन अब यहाँ पर बात सिर्फ बीजेपी की स्ट्रेटेजी की नहीं थी, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल ये था कि उनके साथी अब किस हद तक उनका साथ देंगे और किन किन मुद्दों पर उनकी सहमति बैठ पाएगी, और क्या यहाँ पर हर बड़े फैसले के पीछे बीजेपी की स्ट्रेटेजी होती थी या फिर उनके साथियों की सियासत का भी असर था। और हर बार इस सवाल का जवाब हाँ हो तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर बार परसेप्शन भी उतना ही असर डालता है जितना रियलिटी। और इसीलिए धीरे धीरे बीजेपी के कई बड़े फैसलों को सिर्फ उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि गठबंधन के नजरिए से देखा जाने लगा। और अब यहीं से बीजेपी के सामने एक चुनौती खड़ी होती है, क्योंकि एक तरफ तो उनको अपनी पहचान और अपनी कोर पॉलिटिक्स को मजबूत करना था और दूसरी तरफ उनको अपने साथी पार्टीज के सामने तालमेल बनाए रखना था, जिनके दम पर उनकी पार्टी बहुमत में आई है। देखिए, साल 2024 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ उनकी सरकार को चलाना नहीं था बल्कि अपनी पहचान और अपने सपोर्टर्स के भरोसे को बनाए रखना था, क्योंकि अब एक तरफ तो गठबंधन की सियासत थी और दूसरी तरफ सपोर्टर्स की उम्मीद, जिन्होंने सालों तक पार्टी को मजबूत बना के रखा। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना आसान नहीं था, क्योंकि अब हर बड़ा फैसला गवर्नमेंट्स के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेजिंग का भी हिस्सा बन चुका था, और इसी वजह से हर नए फैसले को पहले के मुकाबले ज्यादा ध्यान से देखा जाने लगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या बीजेपी अपनी बदलती पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की वजह से नए वोटर्स को जोड़ पाएगी, और क्या वो इसी के साथ साथ अपने पुराने वोटर्स का भरोसा बना पाएगी या फिर नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त और बीजेपी के आने वाले फैसले देंगे, और शायद यही वो फैसले रहेंगे जो साल 2029 के चुनाव का रिजल्ट तय करेंगे। वैसे आप सभी के हिसाब से बीजेपी के लिए आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है, नीचे कॉमेंट से बताइएगा, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।